राज नीचे खड़ा है और ऊपर से किसी लड़की के गीले बालों की बूंदें नीचे गिर रही हैं। ऊपर देखता है तो सूरज की रोशनी की वजह से चेहरा भी नहीं दिखाई देता। ये पड़ोस वाली नैना तो नहीं लग रही है दूर से। कौन है ये आफत जिसने सुबह सुबह अपने बालों से मुझे गिला कर दिया? देखना पड़ेगा जाकर। राज अपनी छत से ऊपर जाता है जहाँ एक लड़की सफेद कपड़ों में गीले बालों के साथ अपने बाल सुखा रही है। राज उसे देखने की कोशिश करता है लेकिन ठीक से उसका चेहरा देख नहीं पाता धूप की वजह से। सुनिए जरा। जी। वो पहली बार था जब राज ने प्रिया का चेहरा देखा था। गीले बालों में, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर हल्की लाली और आंखों में काजल लगाए। जब राज ने पहली बार प्रिया को देखा तो जैसे उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। राज के मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। जी कहिए, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो मैं कुछ तो कह रहा था। वो क्या कह रहा था भूल गया। प्रिया तो तैयार हो गई। अरे राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस वो बाल गीले पानी। क्या हो गया तुम्हें? शब्द बोलना भूल गए हो क्या? अरे नहीं, वो बस यूं ही। अच्छा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिले? ये है प्रिया। हम दोनों कॉलेज में साथ में थे और यहाँ अब 2 महीने के लिए फैशन डिजाइनिंग में इंटर्नशिप करने वाले हैं, इसलिए अब ये यहीं रुकने वाली है। प्रिया, ये राज है, हमारा पड़ोसी। हेलो। हेलो। अच्छा राज, तुम्हारा ऑफिस उसी साइड है ना? अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो। अरे हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप दोनों को रोज लेने भी आऊंगा और छोड़ने भी। वाह, तुमने तो मेरे बोलने से पहले ही हाँ कह दिया। चलो अच्छा, फिर हमें लेते हुए जाना अपने साथ। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे क्या चलो चलो, हमें तैयार तो होने दो। और तुम खुद ऐसे पजामे में जाओगे क्या ऑफिस? वो मैं बस मजाक कर रहा था। आप दोनों तैयार हो जाओ, मैं लेने आता हूँ। राज को तो प्रिया को देखते ही प्यार हो गया था और अब उसे बस प्रिया को अपना बनाना था। लेकिन घंटी तो हमारे प्रिया के दिल में भी बजी थी। लेकिन आखिर थी तो वो लड़की ही, पहल कैसे करती? तुम दोनों को अगर घर जाने की जल्दी ना हो तो यहाँ एक बहुत अच्छा कैफे खुला है जहाँ बहुत अच्छा चाइनीज मिलता है। हम चले क्या? हाँ चलते हैं। वैसे भी प्रिया को चाइनीज खाना बहुत पसंद है। क्या बात है, फिर तो सबसे बेस्ट है। लेट्स गो। राज पूरी कोशिश कर रहा था कि वो प्रिया के करीब आ सके, इसलिए कभी वो उसे अच्छा खाना खिलाने ले जाता, कभी घुमाने, लेकिन उसके साथ नैना तो हमेशा ही होती थी। आज क्या हुआ पता है? आज नैना की तबीयत सही नहीं थी तो राज प्रिया को अकेले ही क्लास ले जा रहा था। आज पहली बार कोई लड़की हमारे कार की फ्रंट सीट पर बैठी है। अच्छा, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही होगी? अब सच्चाई का तो जमाना ही नहीं है। हम सच कह रहे हैं, आज तक हमारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही। आज तक कोई मिली ही नहीं जिसके पीछे हम भाग सके। अच्छा जी। तो कैसी लड़की पसंद है, बताओ जरा। बता दे। हाँ बता दो। सच में बता दे, फिर मत कहना कि हमने क्यों कहा। अरे छोड़ो, मत बताओ। क्यों? बस कहा ना, मत बताओ। इसलिए ना कह रही है ना क्योंकि आपको भी पता है कि हम आपका नाम लेने वाले हैं। राज, लेकिन ये सब आपको हम पसंद नहीं है क्या? हमें कोई कमी है? आप कहे तो हम आपके लिए सब कुछ बदल देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। हमें एक मौका तो दीजिए, हम उन्हें मना लेंगे। नहीं, हमारा परिवार तुम्हारे परिवार से स्टेटस में काफी अलग है। मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। अरे हम एक बार कोशिश। प्लीज राज, आज के बाद इस बात के बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे, प्लीज। प्रिया ने राज के प्यार को ठुकरा दिया। राज ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की लेकिन प्रिया हर बार उसे अवॉइड करती रही। अच्छा नैना, कुछ दिनों से राज नहीं आ रहा है हमें लेने और छोड़ने के लिए। कहीं बाहर गया हुआ है क्या? मुझे नहीं पता, फोन करूं, उससे पूछ लूं क्या? नहीं, एक्चुअली मैं उसके घर ही जा रही थी। वो निकी के लिए मैं ये सनस्क्रीन लाई थी ना, तो उसे दे आती हूँ। अच्छा ठीक है। प्रिया ने राज की किसी भी कोशिश पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब राज कुछ दिनों से उसे दिखाई नहीं दिया था तब उसे भी राज को देखे बिना चैन नहीं आ रहा था। अरे प्रिया बेटा, आजा अंदर आजा, वहाँ बाहर क्यों खड़ी है? वो माँ जी, मैं निकी के लिए ये सनस्क्रीन लाई थी। हे निकी, सोचा तुझे भी देती जाओ और आप दोनों से मिल भी लूं। थैंक यू, यू आर द बेस्ट।
अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई। आज ही मैंने गुजिया बनाई है, लेखा। जी, वो आप दोनों ही हैं घर में? हाँ, मैं और निक्की लड़की वालों के आने की तैयारी कर रहे हैं। लड़की वाले? आपको पता नहीं दीदी, भैया ने लड़की देखने के लिए हाँ कह दिया है। इतने वक्त से मैं कह रही थी उसे एक बार लड़की को देख ले, बहुत सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या हुआ उसे, कहता है बुला लो लड़की वालों को, मैं तैयार हूँ। शादी के लिए तैयार हूँ? क्या हुआ दीदी, आपको गुजिया अच्छी नहीं लगी क्या? अच्छी है ना। राज कहाँ है? वो तो छत पे है, आजकल बड़ा चुप चुप सा रहता है, पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चे को। राज की शादी की बात को सुनकर प्रिया से रहा नहीं गया और वो गुस्से में छत पे चली गई। सारे लड़के एक जैसे होते हैं क्या? कुछ दिन पहले तक मुझसे कह रहे थे तुम मुझसे प्यार करते हो, और आज शादी के लिए हाँ भी कह दी। अरे तुमने ना कह दी तो अब मैं क्या करूं, बूढ़ा हो जाऊं? हाँ हाँ कर लो शादी, बड़ी सुंदर लड़की है, वैसे भी सुशील भी है, घर के काम भी करेगी। बस अरे तो क्या सुनना चाहती हो तुम, कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने ना कहा तो मैं गुस्से में इस लड़की से मिल रहा हूँ, यही सुनना चाहती हो ना तुम? बताओ। हाँ तो इंतजार कर लेते मेरा। तुम एक बार कह देती तो मैं उम्र भर इंतजार करने को तैयार हूँ। मत करो ना ये शादी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्रिया का कन्फेशन सुनकर राज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। प्रिया और राज ने एक दूसरे को अपना लिया था, लेकिन इन दोनों का रिश्ता इतना आसान नहीं होने वाला था। प्रिया के घर वाले राज और प्रिया की शादी के खिलाफ थे। पापा मैं शादी करूंगी तो राज से, वरना किसी से भी नहीं करूंगी। प्रिया जरा तुम्हें देखो और उस राज को देखो, कितना फर्क है तुम दोनों में। तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। माँ के पैसे ही सब कुछ होता है शादी में। राज और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, राज मुझे बहुत खुश रखेगा। उसकी फैमिली का और हमारी फैमिली का कोई मैच ही नहीं है, तुमने उसे कैसे पसंद कर लिया? पापा आप बस फैमिली का स्टेटस देख रहे हैं, लेकिन राज का प्यार नहीं देख रहे हैं। उस लड़की में ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें उससे प्यार हो जाए। प्रिया जरा खुद को देखो, फिर उस लड़के को देखो। तुम कन्याकुमारी और वो कश्मीर लगा पड़ा है। ये दो नाम लेने में साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन इन दोनों शहरों में बहुत दूरी है, समझी? अगर ऐसा है तो मैं राज के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय कर लूंगी पापा, लेकिन राज का साथ नहीं छोड़ूंगी। प्रिया के माता पिता उसकी इस जिद से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें राज बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन प्रिया की जिद के आगे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। शादी के बाद भी उन्होंने राज से ज्यादा संबंध नहीं रखे थे। सिर्फ कभी कभी प्रिया उनसे घर जाकर मिलाया करती थी। मिलाई अपने माँ पापा से? अभी भी हमसे नाराज है क्या? शादी को 3 महीने हो गए, लेकिन एक बार भी हमसे बात तक नहीं की उन्होंने। क्या बुराई है हमें आखिर? तुम्हें पहले से पता है ना कि वो हमारी शादी के खिलाफ है, तुम क्यों बार बार पूछते रहते हो? अब अपनी पत्नी से कुछ पूछ भी नहीं सकते क्या हम? लेकिन बार बार वही बात पूछने से क्या फायदा है? सच कहे तो काफी घमंडी है तुम्हारे माता पिता। हमारी माँ ने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। देखो राज, मेरे माँ पापा के बारे में कुछ मत कहो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तुमसे तो कुछ बात करना ही बेकार है, जा रहे हो? हाँ बस, तुम तो महाराज हो ना कहीं की, कुछ कहा नहीं कि रूठ जाती हो, बस जाओ। और कितनी बार कहा कि अपने जूते ऐसे मत फेंका करो, सुनाई क्यों नहीं देता तुम्हें? भूल जाते हैं, रख देते हैं। लो, जूते नहीं रखे, ये भी कोई बात हुई? हाँ तो साफ घरों में ऐसा ही होता है, तुम्हारी तरह नहीं, जंगलियों की तरह रहते हैं। जंगली? ओए चुप कर तू, चल जाए यहाँ से। हम जंगली तो आप राजकुमारी जी हैं, हम तो तुच्छ है ना। देखो बात को आगे मत बढ़ाओ राज, गलती हमेशा हमारी ही होती है, सही है? शादी के बाद राज और प्रिया के बीच अब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगती थी, जिससे शायद उनके बीच दूरियां भी बढ़ गई थी। आज फिर लेट? ये तो तुम्हारा रोज का हो गया है अब। अरे यार, घर में आते और तुम शुरू हो जाती हो, दिक्कत क्या है तुम्हारी? मेरी दिक्कत क्या है? तुम खुद को देखो, एक फोन या मैसेज नहीं कर सकते थे तुम कि तुम्हें लेट होने वाला है? खुद की जिम्मेदारी का पता नहीं और मुझे कह रहे हो, क्या दिक्कत है? अरे मैं ऑफिस में ही था, कहीं पार्टी करने नहीं गया था। घर आने से चैन की सांस तो लेने दो कम से कम। मैं कहाँ कह रही हूँ कि काम मत करो, लेकिन कम से कम बता तो सकते हो ना। अब तो तुम्हारा रोज का यही भाषण हो गया, ये नहीं करते तुम, वो नहीं करते तुम। हमसे देखकर ही शादी की थी ना तुमने, अब क्यों शिकायत करती रहती हो? परेशान हो गया हम ये रोज रोज की चिक चिक से।
हाँ, तो मैं भी तुमसे कोई ज्यादा खुश नहीं हूँ। किसी चीज का ढंग नहीं है, ना जीने का, ना खाने का, ना कपड़े पहनने का। और तुम मत रहो ना, हमारे साथ क्यों रह रही हो, चली जाओ। तुम यही चाहती हो ना? ठीक है, जा रही हूँ मैं, रहो तुम अकेले। प्रिया और राज की लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि प्रिया ने घर छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। प्रिया जब से तो यहाँ आई है ऐसे ही कमरे में बैठी रहती है बेटा, न ठीक से खाती है न बात करती है। वैसे तो हम राज को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर तेरी खुशी उसमें है तो तुम दोनों बात क्यों नहीं कर लेते? प्रिया क्यों बात करे उससे? मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़का हमारी प्रिया के लायक नहीं है, लेकिन प्रिया ने मेरी बात नहीं सुनी। अब कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। पापा प्लीज, मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है। कविता, प्रिया को सुलह करने के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपनी बेटी का घर कैसे बर्बाद होते देख सकते हैं? वो लड़का उसके लायक है ही नहीं। अच्छा होगा कि अगर दोनों अलग हो जाए। लेकिन प्रिया की खुशी उसी लड़की में है। मैं प्रिया के लिए राज से कई गुना ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढ लाऊंगा। प्रिया को राज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ प्रिया के माता पिता नहीं चाहते थे कि प्रिया राज के पास वापस जाए, और प्रिया भी राज से बात नहीं कर रही थी। वहाँ राज का भी कुछ यही हाल था। राज, तो प्रिया को वापस क्यों नहीं लेकर आता बेटा? वो भी तो घर वापस आ सकती है ना। मैं नहीं जाने वाला उसे मनाने। तो उसके बिना भी नहीं रह सकता, उसे मिस कर रहा है, फिर ये ईगो क्यों दिखा रहा है? किसने कहा कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ? मैं कोई याद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो जब से प्रिया गई है तब से तू रोज अपने जूते जगह पर रखता है, अपना बिस्तर खुद बनाता है, रोज ऑफिस से जल्दी आकर अपने कमरे की सफाई करता है। ये सब उसे मिस करना नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो तो मैं बस। भैया ले आओ ना भाभी को, हम भी उन्हें बहुत मिस करते हैं। उसे आना होगा तो खुद ब खुद आ जाएगी। वो गई है मुझे छोड़कर, मैं नहीं। राज और प्रिया दोनों एक दूसरे के बिना उदास थे, लेकिन उनका ईगो उनके रिश्ते में दरार डाल चुका था और दोनों ने अभी तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। राज कहाँ है? भैया देखो, नैना आज से मिलने आई है। कह दो उसे प्रिया की कोई बात करनी है तो मुझसे मत कहना, मुझे कुछ नहीं सुनना। हाँ हाँ, तुम कुछ मत करना। प्रिया तुमसे दूर चली जाए तब भी कुछ मत करना। और वैसे भी आज की बात तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। क्या बोल रही हो तुम? प्रिया के पापा उसे यूएस लेकर जा रहे हैं और आज की बात तुम प्रिया से कभी नहीं मिल पाओगे। और तुम्हें पता है ना अंकल जी, अगर उसे एक बार ले गए यूएस तो कभी तुम्हें उस तक पहुंचने नहीं देंगे। फिर बैठे रहना इसी ईगो के साथ अकेले। भैया, क्या भाभी हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी? हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। राज ये सुनते ही भागना शुरू कर देता है, जैसे कोई आखिरी ट्रेन छूट रही हो। वो प्रिया के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्रिया, प्रिया! राज, तुम यहाँ? मैं आज के बाद जूते जगह पर रखूंगा, कभी देर से नहीं आऊंगा, खाते वक्त कभी आवाज नहीं करूंगा, शर्ट भी अच्छी पहनूंगा और अपने बर्तन भी खुद ही उठाऊंगा, बिस्तर पर सोते वक्त करवट भी नहीं लूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम कहो तो मैं मुर्गा बन जाता हूँ। तो बन जाओ। क्या? बनो ना। ठीक है। छोड़ो, इतने दिन क्यों लगा दिए ये सब बोलने में? 1 महीने से मैं यहाँ रो रही थी ना। तो मैं भी वहाँ तुम्हारी याद में जूते अपनी जगह पर ही रख रहा था। तुम भी तो सॉरी कह सकती थी। मेरी क्या गलती है? नहीं, मेरी गलती है। सॉरी सॉरी सॉरी। आज से तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, पक्का। नहीं, मेरी भी गलती है। मैं भी जब देखो शुरू हो जाती हूँ, कहीं भी किसी भी वक्त ये भी नहीं सोचा कि तुम ऑफिस से थके हुए आए होंगे। नहीं, मुझे भी तुम्हें फोन कर देना चाहिए था, मेरी गलती है। नहीं, मैंने कहा ना मेरी गलती है, तुम चुप रहो। ठीक है, चलो मैं चुप हो जाता हूँ। अब घर चलते हैं, मैं तुम्हें रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाता हूँ। वो मेरी फेवरेट वाली खिलाना। वही स्ट्रॉबेरी वाली ना? हेलो बेटा, मिशन कामयाब हो गया। हाँ अंकल जी, सही कहा। आप तो कह रहे थे राज से अच्छा लड़का ढूंढेंगे प्रिया के लिए, फिर ये सब? अब कन्याकुमारी के लिए कश्मीर से बेहतर और कोई मिला ही नहीं। दोनों एक साथ ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो हम कब चल रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक? अरे बेटा, कितनी बार तो सुन चुकी है। अच्छा ठीक है, बैठ, मैं सुनाती हूँ।
राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले जयराम के घर आज बड़ी चहल पहल दिखाई दे रही थी। अरे भाई, हो भी क्यों ना, आज उसकी इकलौती बेटी रूपा को देखने लड़के वाले जो आने वाले थे। अरे बड़े दूर गांव से रिश्ता आया है तेरे लिए, बस बात यहाँ जम जाए तो झट मांगनी पट शादी करके हम भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो। माँ दूर नहीं, मेरा ब्याह तो तू यहीं अपने गांव में ही कराना। अरे देख छोरी, ज्यादा जबान नहीं चलाते, ये गांव है, यहाँ लड़कियां अपने ब्याह के बारे में बात नहीं करती। तेरे बापू ने सुन लिया ना तो तेरे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। तुझे जब जिसके गले में माला डालने के लिए कहेंगे ना, गर्दन झुका कर उसके साथ सासरे चली जाना। बस इतनी ही छूट होती है हमारे यहाँ लड़कियों के पास। अब तो जा और मुझे काम करने दे। तुझे जितना समझाया है उतना गांठ बांध के रखना, समझ गई? और हाँ, लड़के वालों के सामने ज्यादा पटर पटर जुबान ना चलाना। माँ की बात सुनकर रूपा का दिल बैठ सा गया था। शाम होते होते लड़के वाले आ गए थे। माँ ने रूपा को मेले से लाई हुई नई घाघरा चोली पहनाई और 2 पल को लड़की के बापू से मिलवा के वापस कमरे में पहुंचा दिया। कुछ देर बाद, अरे वाह छोरी, तेरे तो भाग ही खुल गए। छोरे के बापू ने हाँ बोल दिया, अब बस हम शादी की तैयारी करेंगे। लेकिन माँ छोरा तो आया ही नहीं मुझे देखने, फिर ऐसे कैसे रिश्ता पक्का हो गया? मैंने तुझे सुबह समझाया था ना छोरी, बड़ों के काम में नाक नहीं घुसाते। ऐसे ही ब्याह होते हैं हमारे गांव में। छोरा छोरी देख कर क्या करेंगे? तुम्हारे अंदर अभी उतनी समझ है कि तुम अपने लिए खुद रिश्ता पसंद करो। जो माँ बाप कह दे वही तकदीर होती है छोरियों की। और सुन ना, यह घूंघट चेहरे से कभी ना हटना चाहिए। तेरी एक फोटो दे दी है छोरे के बापू को, देख लेगा छोरा, तसल्ली कर लेगा। माँ एक फोटो मंगा देती तो मैं भी देख लेती कि मेरी किस्मत किसके साथ लिख रहे हो आप लोग। रूपा की बातों का उसकी माँ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जैसा कि गांव में हो रहा था वैसा ही रूपा के साथ भी हुआ। ब्याह की तारीख पक्की हुई और लाल रंग की घाघरा चुनरी ओढ़े गज भर के घूंघट में रूपा ने नीलेश के साथ फेरे ले लिए। फेरों के बाद, नीलेश और बहू के लिए हमने ये वैन बुक कर दी है। बाकी के रिश्तेदार के साथ हम बस से लौट जाएंगे और बहू नीलेश के साथ जाएगी। माँ अब तो नीलेश के साथ अकेले जा रही हूँ, अब तो ये घूंघट हटा दो ना, बहुत गर्मी लग रही है। ये घूंघट नीचे कर, और मैंने तुझे समझाया ना, चाहे जो हो जाए, जब तक तेरी सास ना कहे ये घूंघट हटना नहीं चाहिए। माँ की दी नसीहतों को अपने पल्लू से गांठ बांधकर रूपा नीलेश के साथ विदा हो गई थी। 2 घंटे तक लगातार गाड़ी में घूंघट में बिताने के बाद, सुनिए ना, मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। पानी तो खत्म हो गया। अरे भैया सुनो, आगे किसी ढाबे पर रोक लेना, थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं, लंबा रास्ता है, अभी 2.5 घंटा और लगने वाला है। नीलेश की बात सुनकर रूपा ने घूंघट के अंदर से ही गर्दन हिला दी। ढाबे के सामने, भाई जी ढाबा आ गया, आप लोग चाय पानी पी लीजिए, उसके बाद आ जाइए, मैं यही गाड़ी में मिलूंगा। अरे यहाँ तो ब्याह वाली और भी 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अरे भाई जी ज़रा संभल के, कहीं गलती से किसी और गाड़ी में मत बैठ जाना। आज के दिन का साया बहुत तेज़ है, अच्छे से पहचान कर लीजिए मेरी शक्ल की, कहीं अपने घर की जगह किसी और के गांव में ना पहुंच जाओ। अरे भाई, क्या तुम भी मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ? मैं इतना नादान नहीं हूँ कि अपनी गाड़ी छोड़कर किसी और की गाड़ी में बैठ जाऊँ। ड्राइवर की बात सुनकर नीलेश रूपा को लेकर गाड़ी से नीचे उतरता है और अंदर ढाबे में जाकर बैठ जाता है। 2 चाय और पानी ला दीजिए। रूपा, कुछ और लेना है क्या तुम्हें? नीलेश की बात सुनकर जवाब में रूपा ने ना में गर्दन हिला दी थी। सुनिए ना, मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम? अच्छा, मैं पता करके आता हूँ। सुनो, यहाँ पर औरतों के लिए बाथरूम जाने की व्यवस्था है क्या? इधर है आगे बाथरूम, आगे से दाएं। रूपा, आगे से दाहिने जाओगी ना तो उधर ही बाथरूम है, चाय पी लो फिर बाथरूम होकर आओ। चाय पीने के बाद रूपा बाथरूम की ओर चली जाती है। 5-7 मिनट बीतने के बाद भी जब रूपा लौट कर नहीं आती तो नीलेश को उसकी चिंता सताने लगती है। क्या हो गया, ये रूपा अभी तक लौट कर क्यों नहीं आई? क्या करूँ, एक बार जाकर चेक करूँ क्या? नीलेश थोड़ा संकुचाते हुए बाथरूम की ओर जाता है और देखता है लाल रंग का लहंगा चुनरी ओढ़कर रूपा सामने से चली आ रही है। अरे कितनी देर कर दी, चलो जल्दी, वहाँ ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा। अगर हम लेट हो गए तो घर पर माँ बापू परेशान हो जाएंगे। नीलेश रूपा का हाथ पकड़कर तेज कदमों से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। सुनो भाई, थोड़ा तेज चलना, अब जितना टाइम ढाबे पर खराब हो गया ना उसे आगे कवर कर लेना, नहीं तो घर पर माँ बापू को जवाब देना भारी पड़ जाएगा।
आगे के 2 घंटे के सफ़र में नीलेश ने रूपा से कोई बात नहीं की, ना ही रूपा ने कोई बात की। नीलेश रास्ते भर खिड़की से बाहर के नज़ारे देखता रहा और रूपा अपने घूंघट में कैद अपने मायके की यादों में विचरण करती रही। 2 घंटे बाद गाड़ी नीलेश के घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचकर नीलेश गाड़ी से उतरा और माँ को आवाज़ लगाई। माँ, मैं आ गया हूँ। नीलेश की माँ अपने बेटे और बहू की आरती उतारती है और उसके बाद गृह प्रवेश करके उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद, अरे अब तो बहू घर आ गई, कम से कम अब तो मुझे अपनी बहू का मुंह देख लेने दो। नीलेश के बापू तो जब इसके लिए छोरी पसंद करने गए थे ना, तब भी मुझे लेकर ना गए, और ब्याह में तो औरतों के जाने का रिवाज ही ना है। इतना कहकर नीलेश की माँ उसका घूंघट ऊपर कर देती है। बेटा नीलेश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका चेहरा वो फोटो वाली लड़की से कुछ अलग है। अरे इसके माँ बाप ने जो फोटो भेजी थी उससे तो ये चेहरा मेल नहीं खा रहा। अरे भाई, नई नई दुल्हन है, ब्याह के बाद रूप चढ़ता है छोरियों पर, साज सजावट से चेहरा बदल जाता है। क्यों, ठीक कहा ना बेटा रूपा मैंने? जी लेकिन मेरा नाम रूपा नहीं, निर्मला है। अरे ये कैसा मजाक है, निर्मला कैसे होगी? तेरे बापू ने तो रूपा नाम बताकर ही तेरा रिश्ता किया था हमारे छोरे के साथ। अब शादी होकर घर पहुंचते पहुंचते तू रूपा से निर्मला कैसे बन गई? लेकिन मां जी, मेरा नाम तो बचपन से ही निर्मला है। मेरे बापू आपको मेरा नाम रूपा क्यों बताएंगी? और जहाँ तक मुझे याद है, मेरे बापू ने तो मेरी कोई फोटो सासरी भेजी ना है। हमारे गांव में लड़कियों का फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं माना जाता। हाय राम, जरूर कुछ ना कुछ घपला किया इसके बाप ने। अरे पता नहीं किस लड़की से ब्याह दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी और लड़की की फोटो भेज कर ये लड़की बांधी मेरे लड़के के साथ। जरूर कुछ खोट होगी इस लड़की में। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मेरे अंदर कोई खोट ना है। अरे आप ही लोग तो मेरे घर आकर मुझे पसंद करके गए थे, अब ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मुझे पहचानते ना है? मैं पसंद करके गई थी तुझे? अरे मैं तो अपने छोरे के लिए लड़की देखने ही नहीं गई थी। कितना झूठ बोल रही है ये लड़की, पूरी टर्निंग लेकर आई है अपनी माँ से। मुझे बदनाम मत करिए माँ जी। मेरी माँ ने तो मुझे यही सिखाकर भेजा है कि अपने पति और सास ससुर की खूब सेवा करियो। आप मेरी माँ पर ऐसा इल्ज़ाम मत लगाइयो। अरे नीलेश बेटा, ये किसे ब्याह लाया तू? अरे तेरा रिश्ता हमने रूपा के साथ पक्का करा था और तू लेकर आया इस निर्मला को। तुम दोनों बाप बेटे ने ब्याह के समय आँख खोलकर देखा नहीं कि तेरे ससुराल वाले किसको तेरे पल्ले बांध रहे हैं? क्या कह रही हो माँ? रूपा ही नाम है इसका। रास्ते में मैंने इसको रूपा कहकर पुकारा तो इसने जवाब भी दिया था। रूपा, ये कैसा मजाक है? अभी आधे रास्ते तक तो तुम रूपा थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते निर्मला कैसे हो गई? कौन नीलेश? मेरी शादी तो अर्जुन के साथ हुई है, नीलेश कौन है? अरे यार, क्या नाटक है? जब अपने घर से ये विदा हुई तो इसका नाम रूपा था और मैं इसका पति था। अब ससुराल पहुँचने पर इसका नाम निर्मला हो गया और ये मुझे अपना पति मानने से इनकार कर रही है। मुझे तो कुछ समझ में ना आ रहा है। मुझे बस इतना पता है कि मैं कांगड़ी गांव की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 70 साल की है। मेरी शादी डूंगरखेड़ा गांव में अर्जुन से हुई है। अरे तो महारानी, जब तू इस नीलेश के साथ विदा होकर आई तब तुझे नहीं दिखा कि तू किसके साथ जा रही है? मैं आपको क्या बताऊं माँ जी, मैंने आज तक अपने पति का चेहरा देखा ही ना है। मुझे पसंद करने के लिए मेरे सास ससुर आए थे और शादी के समय भी मेरे चेहरे पर इतना लंबा घूंघट डाला हुआ था, मुझे उसमें से कुछ नजर ही ना आ रहा था। ऊपर से माँ की सख्त हिदायत थी, नजरें ऊंची करके किसी की तरफ देखना नहीं है। मैं नहीं जानती मेरे पति कौन है, कैसे दिखते हैं। सत्यानाश, कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं ढाबे में उतरा तो वहीं मेरी दुल्हन बदली हो गई? अरे किसने कहा था तुझे बीच रास्ते में ढाबे पर रुकने के लिए? दुल्हन विदा करने गया था, कोई पिकनिक पर नहीं गया था तू। इसीलिए मना कर रही थी ये गाड़ी वाले का चौंचला ना करे, लेकिन तेरे बाबूजी मेरी एक बात नहीं सुनते और बनो नए जमाने के। दुल्हा दुल्हन अलग गाड़ी में आएंगे, हो गया ना बेड़ा गर्क। माँ, इतना लंबा रास्ता था, प्यास से गला सूख रहा था बेचारी का, पानी मांग रही थी तो मैंने सोचा ढाबे पर गाड़ी रुकवा लेते, थोड़ा मैं भी एक कप चाय पीकर बाथरूम हो आऊँगा। चाय पीने के बाद रूपा कहने लगी उसे बाथरूम जाना है। बाथरूम गई तो 5-7 मिनट तक लौटी ना। मुझे चिंता होने लगी और मैं उसे ढूंढने के लिए बाथरूम की तरफ गया। वहां पर मुझे बाथरूम से बाहर आते हुए ये दिखाई दी और मैं हाथ पकड़कर इसको गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। अरे तो क्या वहां पर और दुल्हन भी थी? ऐसे कैसे दुल्हन बदल गई? तुझे पता नहीं चला तू किसका हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है?
अरे माँ, ऐसे कैसे पहचान में आएगा? लाल रंग की ओढ़नी और लाल घाघरा पहन रखा था इसने, और उसने भी वही पहन रखा था। मुंह तो मैंने भी देखा ना है दुल्हन का। अब घूंघट के अंदर क्या पता ये निर्मला है कि रूपा। हे राम, हमारी बहू किसके घर चली गई? आप कहाँ ढूंढेंगे उसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या जवाब देंगे इसके बापू को? अरे भाग्यवान, तुम ज़रा शांत रहो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने दो। ऐसे रोने पिटने से कुछ नहीं होने वाला। अब जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो कि इस मुसीबत का हल क्या है। बापू, मैं वापस उसी ढाबे पर जा रहा हूँ, जाकर पता करता हूँ। हो सकता है वो अभी भी वहीं बैठी हो। अच्छा ठीक है बेटा, जा जल्दी। अब क्या करे? रूपा के मायके के खबर कर दे क्या? अरे नहीं नहीं, किसी भी बाप को फ़ोन करके ये बताओगी कि ससुराल पहुंचने से पहले उनकी बेटी खो गई, तो ज़रा सोचो क्या बीतेगी उनके दिल पर। अरे जीते जी मर जाएंगे वो लोग। थोड़ा सब्र करो, कुछ सोचने दो। देखो बेटा, तुम यहाँ गलती से आई हो, लेकिन घबराना ना। तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। अपने घर की तरह समझो। ये नीलेश की माँ है, इसे अपनी माँ ही समझना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवा दें। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर का पता, फ़ोन नंबर कहाँ है? ससुराल में किसी का फ़ोन नंबर जानती हो? मुझे बस इतना पता है कि मेरे पति का नाम अर्जुन है। इससे ज़्यादा किसी ने कुछ ना बताया। हमारे यहाँ इससे ज़्यादा जानने की इजाज़त ना है छोरियों को। बस खूंटे से बंधी गाय की तरह इस खूंटे से खोलकर उस खूंटे ले जाकर बांध दिया जाता है। गाय को कभी बताया जाता है क्या कि अब किस घर ले जाकर बांधा जाएगा? और फ़ोन नंबर कैसे पता होगा? फ़ोन तो हमारे गांव में सिर्फ मुखिया जी के घर पर है। मैंने तो आज तक फ़ोन देखा भी ना है कि कैसा दिखाई देता है। दूसरी ओर, अरे भाई जी, कुछ घंटे पहले मैं अपनी दुल्हन के साथ आपके ढाबे पर आया था, आपको याद है ना? अरे भाई जी, आज बड़ा जोर का साया है। सुबह से कई दुल्हन गुजर गई ढाबे से। अब ऐसे तो याद ना है, लेकिन आप कह रहे हो तो ज़रूर आए होंगे। बात क्या हुई ये बताओ। अरे कोई दुल्हन के भेष में लड़की यहाँ पर मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रही थी? ऐसे तो कोई घटना ना हुई। यहाँ दुल्हन आई तो ज़रूर थी, लेकिन अपने अपने पति के साथ लौट गई। और आपकी दुल्हन यहाँ इंतज़ार क्यों करेगी? आप जाते समय अपनी दुल्हन को यहीं भूल गए थे क्या? ढाबे वाली की बात सुनकर नीलेश अपनी सारी आप बीती उसे सुना देता है। अरे भाई जी, बड़ी गड़बड़ हो गई ये तो। आप फिक्र ना करो, पुलिस में रिपोर्ट करा दो, ज़रूर मिल जाएगी आपकी दुल्हन। अच्छा, आप ना अपना पता देकर जाओ। अगर कोई आएगा आपको पूछते तो मैं खबर कर दूंगा। दूसरी तरफ निर्मला, सो रही हो क्या? घर आ गया है, उठ जाओ। अर्जुन कई बार निर्मला निर्मला कहकर पुकारता है, लेकिन बगल में बैठी हुई 2 गज का घूंघट ओढ़े दुल्हन के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देती? आप मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे निर्मला क्यों कह रहे हैं? मेरा नाम निर्मला नहीं, रूपा है। ये कैसा मजाक है? तुम रूपा कब से हो गई? अरे हम क्यों मजाक करेंगे? जब हमारे माँ बापू ने मेरा नाम रूपा रखा है तो रूपा ही रहेंगे ना, निर्मला कैसे हो जाएंगी? दुल्हन का जवाब सुनकर अर्जुन का माथा चकरा गया था। गाड़ी से उतरने के बाद, अरे माँ, पता नहीं क्या हो गया, इसको बैकी बैकी बातें कर रही है। कहती है इसका नाम निर्मला नहीं रूपा है। अरे छोरी, रास्ते में भांग चाट आई है क्या? तू रूपा कैसे होगी? तेरे बापू ने तो तेरा नाम निर्मला बताया था। अरे बहन जी, घूंघट उठाकर देखो, कहीं इसके बापू ने दुल्हन तो ना बदल दी? कहीं कोई कुरूपसी छोरी तो ना बांध दी आपकी छोरी के साथ? पड़ोसन के कहने पर अर्जुन की माँ घूंघट हटाकर देखती है तो उसका माथा चकरा जाता है। अरे छोरी, कौन है तू? तू तो हमारी बहू ना है। काकी साहब, ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप लोग ही तो मुझे नीलेश के साथ ब्याह कर लाए हैं ना, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं आपकी बहू ना हूँ? अरे कौन है नीलेश? मेरे छोरे का नाम तो अर्जुन है। अरे अर्जुन, ये किसे उठा लाया? अर्जुन की दुल्हन बदली हो गई है भाई। और ये खबर सुनकर कुछ ही देर में आधा गांव उनके दरवाजे पर जमा हो गया था। अरे भाई साहब, ना तो इस छोरे को ढंग से अपना पता मालूम है, ना ही अपने ससुराल के बारे में कुछ पता है। अब क्या करेंगे? देखिए, अर्जुन बता रहा है कि ये चाय पीने को ढाबे पर रुका था। मानो या ना मानो, ये दुल्हन की अदला बदली ना ढाबे पर हुई है। आज के दिन का साया बहुत तेज है। जरूर वहाँ पर कोई और दुल्हन भी रही होगी और गलती से ये किसी और की दुल्हन को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले आया है। मेरी मानो तो उस ढाबे पर चलो, वहीं पर हमारी निर्मला मिलेगी। अर्जुन की माँ की बात सभी को ठीक लगी, इसलिए तुरंत वे लोग रूपा को लेकर ढाबे की तरफ निकल जाते हैं। भाई साहब, सवेरे 5 बजे के आसपास यहाँ दुल्हन के लिबास में कोई लड़की देखी थी क्या आपने?
बड़ी अनहोनी हो गई है। घूंघट के धोखे में मैं अपनी दुल्हन वहीं ढाबे पर छोड़ गया और किसी नीलेश की दुल्हन को बिठाकर अपने घर ले गया। अब समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे, कहाँ ढूंढे अपनी पत्नी को। आप फिक्र ना करो भाई साहब, आपसे पहले एक छोरा अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ यहाँ आया था। मैंने उसका नाम और पता यहाँ लिखवा लिया था। आप हिम्मत रखो, आपकी बीवी ज़रूर मिल जाएगी। ढाबे वाला तुरंत नीलेश का पता अर्जुन को देता है और फिर वे सभी नीलेश के गांव की ओर निकल जाते हैं। 2 घंटे के सफ़र के बाद अंत में वे सभी नीलेश के घर पहुंचते हैं। माफ़ करना भाई, पता नहीं मैं किस हड़बड़ी में था, भूल से आपकी पत्नी को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया। लेकिन यकीन करो आपकी पत्नी सकुशल ले आया हूँ। मेरे लिए ये मेरी बहन की तरह है, आप अपने मन में कोई खोट ना लाना। अरे माफ़ी मत मांगो भाई, गलती तो मेरी भी है। मैं भी इस घूंघट के धोखे में आपकी पत्नी को अपने घर ले आया। आप चाहो तो निर्मला से पूछकर तसल्ली कर लो, हमने इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी है। अपने अपने पति को पाकर दोनों दुल्हन की सांस में सांस लौटाई थी। ये सारी गलत फहमी ना इस मुँह घूंघट की वजह से हुई है। मेरी मानो तो आज के बाद इस गांव से ये घूंघट का रिवाज बिल्कुल ख़त्म कर दो। ना ये घूंघट होगा, ना आज के बाद किसी की लुगाई बदली जाएगी। अरे वो तो भला हो राम जी का कि दुल्हन अपने सही ठिकाने पर पहुंच गई। सोच के देखो, जो इनके पति ना मिलते तो क्या होता इनका। खाकी की बात सुनकर सभी ने प्रण लिया कि आज के बाद उनके घर की औरतें घूंघट नहीं करेंगी और इसके बाद ही हमारे गांव से घूंघट का रिवाज खत्म हो गया। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन कैसा हो अगर अपने ही घर में कोई बड़ा बुजुर्ग अचानक से रंगीन मिजाज का हो जाए। जी हाँ, बड़ी ही शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। शर्म से मुंह छिपाते घूमना पड़ेगा। राघव वर्मा की उम्र तकरीबन 60 साल की थी। नौकरी से रिटायरमेंट के बाद अब वो अपना अधिकतर समय दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जुलने में बिताया करते थे। वैसे तो अभी तक उनकी छवि बड़ी ही साफ सुथरी रही थी, लेकिन न जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से उनके रंग ढंग कुछ बदले हुए से नजर आ रहे थे, जिससे उनका इकलौता बेटा ऋषभ भी काफ़ी परेशान था। अरे हटिए ना जीजा जी, आप ना बड़े मस्तीखोर हो गए हैं आजकल। क्या बात है, इतनी शरारत तो आपको जवानी में भी कभी नहीं सूझती थी जितनी आजकल सूझ रही है। अरे भाई, बूढ़ा इंसान सिर्फ शरीर से होता है, मन थोड़ी ना बूढ़ा होता है। मन तो हमेशा जवान ही रहता है। और जब मेरे जैसे बूढ़े की तुम्हारे जैसी साली होगी तो बुढ़ापा नज़दीक आएगा भी कैसे। ठीक है ना। अरे हटिए जीजा जी, आप लगता है दीदी से अब आपकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। अरे कर दो भाई अपनी दीदी से तुम शिकायत। तुम्हारी दीदी से हम डरते थोड़ी ना। और तुम्हारी दीदी को किस बात की कमी रखे हुए हैं जो उसे मुझसे शिकायत होगी। देखो भाई, हम तो 60 साल की उम्र तक अपने गृहस्थ जीवन का पालन करने के बाद रिटायर हो गए। अब ये 60 के बाद वाली उम्र तो मेरी अपनी है, इसे मैं जैसे चाहे जिसके साथ चाहूँ उसके साथ बिताऊँ। तुम्हारी दीदी को इसमें ऐतराज़ क्यों होने लगा। अच्छा सुनो, ये देखो तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूँ, तुम पहन कर देखो, तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं जीजा जी, मुझे आपका कोई तोहफा नहीं चाहिए, शर्म आती है हमें। अरे भाई, इसमें शर्म की क्या बात है। अच्छा लाओ अपना हाथ दिखाओ, मैं खुद ही पहना देता हूँ। अरे ये घड़ी तुम्हारे हाथ में बहुत जचेगी, मैं बता रहा हूँ ना। ड्राइंग रूम में बैठे पिता राघव और मौसी जानकी की हंसी मजाक और ठिठोली की आवाज़ मानस के कान में भी पड़ रही थी। उन दोनों की आवाज़ से जैसे उसके दिमाग पर हथौड़े लग रहे थे। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है पिताजी ने। शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसा व्यवहार करते हुए। ना तो उन्हें माँ का लिहाज है, ना ही बेटे बहू का। इतना ही नहीं, घर में एक पोता भी है, और किसी का ना सही कम से कम उसका ही ख्याल कर लेते। राघव की पत्नी उषा की एक ही बहन थी जिसका नाम था जानकी। उषा और जानकी के माता पिता नहीं थे, इसलिए जब बरसों पहले जानकी का तलाक हुआ तो उसने बहन उषा के घर के पास ही अपना घर भी ले लिया, क्योंकि मायके के नाम पर उसके पास बस अपनी बड़ी बहन उषा ही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पास में ही होने के कारण मौसी जानकी का घर में अक्सर आना जाना लगा रहता था। यूं तो जानकी हमेशा से ही घर में आती जाती रही, लेकिन पिछले कुछ दिन से ऋषभ को जानकी मौसी और पिताजी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। माँ, मौसी को कुछ कहती क्यों नहीं हो? अरे उनसे बोलिए ना कि यहाँ आती है तो आपसे बात किया करे। पापा के साथ ही करने की क्या ज़रूरत है? अरे अपनी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए ना। 20 साल के लड़के लड़कियों की तरह चूहलबाजी करते हुए अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। और माँ,
अब क्या सब कुछ देखकर आंखों पर पट्टी बांधी हुई हो? अब मैं अपने मुंह से कहूंगा तभी आपको समझ में आएगा क्या? ये आपकी आंखों के सामने क्या चल रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा? देख बेटा, तेरे बाबूजी ने जीवन भर परिवार की जिम्मेदारियां निभाई है। अपने किसी भी कर्तव्य में वो कभी पीछे नहीं हटे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी जितना उनसे हो सकता है वो परिवार के लिए कर ही रहे हैं। अपनी सारी पेंशन लाकर मेरे हाथ में थमा देते हैं। अब मैं किस मुंह से उनसे शिकायत करूं? वो तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं ना। अब अपने सुकून और खुशी के लिए वो किसी से हंसते बोलते हैं तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? और बेटा, आदमी कोई घर में बंद कर तो नहीं रहते ना। ऐसी क्या जिम्मेदारियां निभा ली उन्होंने? पैसा ही तो देते थे ना। पैसे के बदले में ऐसे चरित्रहीनता दिखाएंगे क्या? दुनिया समाज में उनकी खुद तो कोई इज्जत बची नहीं। जो हमारी है उसे भी मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं। और क्यों नहीं कह सकती हो? आप उनकी पत्नी हो। आपकी आंखों के सामने, मौसी के सामने बिछे जा रहे हैं। कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि पापा और मौसी के बीच में क्या चल रहा है। अब ये आपके लिए आखिरी मौका है। या तो पापा से बात करके मामला सुलझा लो, नहीं तो फिर मैं रिश्तों की मर्यादा भूल जाऊंगा। ऋषभ पिछले 1 महीने से ये सब देख रहा था। वो चाहता तो था कि पिताजी के सामने बैठकर उनसे सारी बातें क्लियर करे, लेकिन उसके संस्कार बार बार उसे पिताजी से कुछ भी कहने से रोक देते थे। शाम का समय था। ऋषभ गुस्से में पैर पटकता हुआ घर में दाखिल होता है। हद हो गई माँ, पानी सर से ऊपर चला गया है। आपको पता है मैं क्या देख कर आ रहा हूँ? पापा मौसी के साथ थिएटर में सिनेमा देख रहे थे। अरे अगर बुढ़ापे में इतनी ही जवानी फूट रही है तो आपके साथ फिल्म देखने जाए ना। ऐसे मौसी के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमते हुए उनको शर्म नहीं आती? देखो माँ, अब या तो आप पापा से बात कर लो, वरना मुझे पापा को समझाना पड़ेगा। और मुझे डर है कि कहीं उनसे बातचीत करते समय मैं भूल ना जाऊं कि वो मेरे पिता हैं। ऋषभ गुस्से में माँ पर चिल्ला ही रहा था, तभी पिता राघव घर में दाखिल होता है। क्या बात है पापा, आजकल आपके तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। पहले तो हमेशा कॉटन की शर्ट और पैंट पहनते थे, आजकल तो जीन्स टी शर्ट पहनने लगे हो। महंगे परफ्यूम लगाते हो, हाथ में भी महंगी घड़ी पहनी हुई है। आपको देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि आपका मेरे जैसा बेटा भी होगा। क्या भाई, मौज मस्ती पर क्या तुम जवान लोगों का ही अधिकार है? हम अच्छे कपड़े, जूते, घड़ी नहीं पहन सकते क्या? आज मैं फिल्म देखने गया था, तो क्या फिल्म में कुर्ता पजामा पहन कर देखने जाता? अरे प्रेजेंटेबल दिखना भी तो ज़रूरी है। और हाँ, ये परफ्यूम तो मुझे जानकी ने गिफ्ट किया है। मैंने तो मना भी किया था कि मैं परफ्यूम नहीं लगाता, लेकिन तेरी मौसी है एक नंबर की ज़िद्दी औरत, मानी ही नहीं। कहने लगी आपको मेरी कसम है, आपको लगाना ही पड़ेगा। अब उसने कसम दी थी तो क्या करता, मजबूरी में लगाना पड़ा। वैसे एक बात बताऊं, परफ्यूम लगाकर मुझे भी अच्छा बहुत लगा। मानना पड़ेगा, जानकी की पसंद है एकदम लाजवाब। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? हाँ, आप माँ की आंखों में धूल झोंक कर बाहर डेट करके आ रहे हो, और घूम भी किसके साथ रहे हो? मेरी ही मौसी के साथ। अरे इसमें आंखों में धूल झोंकने जैसी क्या बात है? तुम्हारी माँ पूछ लेती तो मैं बता देता कि मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। इसमें छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और तेरी मौसी क्या घर से बाहर निकलकर कभी अपनी ज़िंदगी के 2-4 पल सुकून से नहीं बिता सकती? देखो जानकी बस दोस्त है मेरी, अपनी सोच को ना थोड़ा साफ रखो, और आगे से ना मुझसे गलत बात करने की हिम्मत भी मत करना। पिता की बात सुनकर ऋषभ थोड़ा शांत हो जाता है। 2 दिन बाद डोरबेल बजती है तो ऋषभ देखता है सामने कुरियर बॉय एक पार्सल लेकर खड़ा है। सर, राघव वर्मा जी यहीं रहते हैं, उनके लिए जानकी वर्मा ने ये बुके भेजा है, आप उनको डिलीवर कर देंगे? क्या बुके? हाँ यहीं रहते हैं, तुम रख दो, मैं दे दूंगा। ऋषभ पैकिंग खोलकर देखता है तो उसके अंदर लाल गुलाब का एक बड़ा सा गुलदस्ता दिखाई देता है। फूलों के बीच में ही एक छोटा सा बॉक्स भी था। ऋषभ बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक अंगूठी रखी हुई थी। हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है पापा, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब तो मैं मौसी से ही बात करूंगा। ऋषभ सीधा पहुंच जाता है मौसी के घर। मौसी जी, मैंने आपको कभी अपनी माँ से कम नहीं समझा, लेकिन ये नहीं पता था कि आप एक दिन मेरी माँ की जगह लेने की कोशिश करोगी। अरे अपनी बहन का घर तोड़ते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? कुछ तो लिहाज किया होता। जिस बहन ने जीवन भर माँ की तरह आपका ख्याल रखा, आज आप उसी के पति के साथ ये सब कर रही हैं। कैसी बात कर रहे हो ऋषभ?
भूलो मत मैं कौन हूँ। हाँ जानता हूँ आप कौन है। मेरे पिता की प्रेमिका है आप। मैं भूल गया, आपके साथ मेरा कोई और रिश्ता भी था। हाँ अब ये दोस्ती वाला नाटक मत करिएगा मेरे सामने। पापा को गुलदस्ता भेजा था ना आपने अंगूठी के साथ, वो मैंने देख लिया है। कोई दोस्त या जीजा साली एक दूसरे को अंगूठी गिफ्ट नहीं करते। दूध पीता बच्चा नहीं हो जिसे आप लोग कुछ भी कहकर बहला लेंगे। ऋषभ के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनकर अचानक ही मौसी जानकी के अंदर वाले कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से राघव बाहर आता है। पापा आप यहाँ? अच्छा, घर से तो आप ये कहकर निकले थे कि अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं और यहाँ मौसी के घर में बैठे हुए हैं। अरे शर्म नहीं आती आपको? थू है आपके ऊपर। अब जब तुझे सब कुछ पता चल ही गया है तो कान खोल कर सुन ले बेटा। हाँ ये बात सच है कि जानकी और मेरा रिश्ता है और अब इस रिश्ते को मैं किसी से छुपाने वाला नहीं हूँ, सारी दुनिया के सामने स्वीकार करने वाला हूँ। बस बहुत जी लिया मैंने सबके लिए। अब मैं उषा को तलाक देकर जानकी से शादी करूँगा। पापा आपको शर्म नहीं आती? बुढ़ापे में लोग 4 धाम यात्रा करते हैं और आप यहाँ आशिकी कर रहे हैं। इतना ही नहीं दूसरी शादी करने चले। सारे जमाने के सामने थू थू हो जाएगी हमारी। मजाक बनाकर रख दिया आपने। ऐसे बाप से तो बाप का ना होना ज्यादा बेहतर है। अपनी माँ की जिंदगी मैं आपको खराब करने नहीं दूंगा। कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने अपनी हरकतें नहीं सुधारी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी भर के सुनाने के बाद ऋषभ गुस्से में घर लौट आता है। घर आकर माँ देख लिया अपनी लापरवाही का नतीजा आपने। मौसी ने लाल फूलों का गुलदस्ता और अंगूठी भिजवाई थी पापा के लिए। जब मैं मौसी से सवाल पूछने के लिए उनके घर गया तो पता है मैंने वहाँ क्या देखा? आपके पतिदेव वहीं पर मौसी के घर में ही थे। घर पर बहाने बनाकर पूरा पूरा दिन मौसी के यहाँ बिता रहे हैं वो। अरे शर्म नाम की तो चीज़ नहीं है। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। और जब मैंने उनसे सवाल पूछे तो पता है क्या जवाब दिया? कहते हैं मौसी से शादी करेंगे और आपको तलाक देंगे। बस यही सब देखना बाकी रह गया था। किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं है पापा को। अपनी बनी बनाई गृहस्थी में आग लगाने पर तुले हैं वो। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है मौसी ने पापा के ऊपर। मेरा दिल तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि पापा ऐसी हरकत कर सकते हैं। तूने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। जिस तरह से तेरा मन मानने को तैयार नहीं है ना कि तेरे पापा ऐसी हरकत कर सकते हैं, तेरे पापा का मन भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उनका बेटा ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। अरे अपने संस्कारों के ऊपर पानी फिरते देखना इतना आसान थोड़ी ना होता है, लेकिन आंखों देखा सच कैसे झुठलाते बेचारे। अब कहना क्या चाहती हो माँ? पापा की गलती को मेरे सर मढ़कर क्या साबित करना चाहती हो? और मैंने ऐसा क्या किया जिससे उनके संस्कारों पर पानी फिर गया? बेटा अब ये नाटक तो ना करे तो ही बेहतर है। तेरे पापा ने अपनी आंखों से तुझे उस औरत के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमते हुए देखा है। और बेटा कहते हैं ना, ऐसी बातें तो आग की तरह फैलती हैं। 100 पर्दे डाल लो लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता। जब घर आकर उन्होंने बहू से इस बारे में सवाल किया तो वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। जो आपने देखा है ना बाबूजी, वो सुनकर मुझे ज़रा सी भी हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि मैं तो ये बात बहुत पहले से जानती हूँ। आपके सुपुत्र का बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अरे रंगे हाथों पकड़ा है मैंने उन्हें, एक बार नहीं न जाने कितनी बार। ऑफिस से आकर घंटों तक वो फ़ोन पर बातें किया करते हैं। हर रविवार को दोस्तों से मिलने के बहाने उसी से मिलने जाते हैं। अपनी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी के ऊपर लुटा रहे हैं। अरे बेटा तो तू उसे रोकती क्यों नहीं? तूने समझाया नहीं कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी में आग क्यों लगा रहा है? मैं क्या बताऊं बाबूजी, मैं तो समझा कर थक गई हूँ। जब मैं उनका विरोध करती हूँ या उन्हें कुछ भी कहती हूँ तो वो मुझे यही जवाब देते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का खर्चा उठा रहा हूँ ना, घर गृहस्थी में तुम्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं होने दे रहा हूँ ना। घर के बाहर अपनी खुशी के लिए अगर मैं किसी के साथ थोड़ा समय बिता भी लेता हूँ तो उसमें मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अरे ऐसा कैसे बोलने का अधिकार नहीं है? तो पत्नी है उसकी, इतना दबने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। गलत का विरोध करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं क्या करूं माँ जी, अगर मैं कुछ भी करूंगी तो वो मुझसे हमारा रिश्ता तोड़ने की धमकी देते हैं। मैं अपने बच्चे का भविष्य अंधकार में नहीं डालना चाहती, और पति गलत निकल गया तो क्या हुआ? सास ससुर तो अच्छे हैं, मैं तो आप लोगों की छत्र छाया में ही अपना जीवन बिता लूँगी।
कम से कम मेरे बेटे को परिवार और दादी का प्यार तो मिलेगा। सबसे पहले तो अपने बेटे की गलती के लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। शायद हमारे संस्कारों में ही कुछ कमी रह गई होगी, जो इतनी अच्छी, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न पत्नी घर में होने के बाद भी मेरा नालायक बेटा बाहर ऐसे कर्म कर रहा है। हो सके तो हमें माफ़ कर देना बहू। और अभी तू जवान है, अभी तो बहुत ज़िंदगी बाकी है। इस घर में तू सास ससुर के नहीं, अपने पति के भरोसे ही रहेगी। भटके हुए को सही रास्ते पर लाना भी माता पिता का ही काम होता है। मैं चाहूँ तो आज के आज उसे घर से बाहर निकाल सकता हूँ, पर मैं उन बापों में से नहीं हूँ जो बेटों की करनी की सज़ा बहू को देते हैं। जिस दिन तू ब्याह कर इस घर में आई थी ना, उस दिन से तू भी मेरी बेटी ही बन गई। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार प्रयास करूँगा कि ऋषभ को अपनी गलती समझ में आ जाए और वो तुझसे आकर माफ़ी मांगे। बाहर किसी औरत के साथ संबंध रखना, घर में आकर पत्नी पर धौंस जमाना, अपने परिवार की फिक्र न करना, यह सब बड़ी सामान्य सी बात लगती है ना ऋषभ को। अब मैं उसे एहसास कराऊंगा कि जब पिता का बाहर किसी के साथ अफेयर चलता है तब परिवार, पत्नी और बच्चों पर क्या बीतती है। उसके बाद तेरे पापा, मैं और तेरी मौसी जानकी ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया। पिछले 1-1.5 महीने में तूने जो कुछ भी देखा, सुना, महसूस किया, वो सब हमने तुम्हें जानबूझकर दिखाया और सुनाया, ताकि तुम्हें समझ में आए कि जब रिश्ता टूटता है तो कैसा महसूस होता है। जब अपनी माँ पर बात आई तो कैसे तड़प उठे ना तुम। जब पिता ने मौसी के साथ हंस हंस के बातें की, रिश्ता बनाने की कोशिश की, सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया तुम्हारे। समाज की चिंता होने लगी, मान सम्मान की चिंता होने लगी। और क्या कहा था तुमने? लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। जब तुम ये सब कर रहे थे तब तुम्हें समाज की याद नहीं आई थी, अपने बेटे की याद नहीं आई थी, अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा तुमने कि तुम तो बाहर दूसरी औरत के साथ घूम रहे हो और घर में तुम्हारे माता पिता की सेवा करने वाली वो लड़की आखिर किसके भरोसे जिएगी। शर्म आनी चाहिए ऋषभ तुझे। अरे मुझे शर्म आती है कि तू मेरा बेटा है। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। आपने बिल्कुल सही कहा, जब खुद पर बीतती है तभी समझ में आता है कि चोट कितनी गहरी है। मैं पापा और मौसी से भी माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन सबसे पहले आपकी बहू से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं उसी का हूँ। मैंने उसके विश्वास को चोट पहुँचाई है। मुझे माफ़ कर दो शालिनी। पता नहीं कैसे और कब मेरे कदम डगमगा गए। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि आखिर अपने बच्चे और इस घर को छोड़कर तुम जाओगी भी कहाँ। बस इसी गलतफहमी में रहकर मैं अपनी मर्यादा को भूल गया। शालिनी बेटा, ऋषभ को माफ़ करना ना करना तेरी ही इच्छा होगी। तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बेटा कि तू इस नालायक को माफ़ करे। और तुझे इस बात की फ़िक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि तू इस घर को छोड़कर कहाँ जाएगी, क्योंकि तुझे इस घर को छोड़कर कभी भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसने गलती की है वही घर छोड़कर जाएगा। मैं ऋषभ को माफ़ नहीं कर सकती बाबूजी, आप ही सोचकर बताइए। अगर ऋषभ की जगह ये गलती मैंने की होती तो ऋषभ, क्या आप मेरी गलती को माफ़ कर देते? नहीं ना, तो मुझसे भी माफ़ी की उम्मीद मत लगाइए। मैं माँ बाबूजी से उनका बेटा अलग करने का पाप अपने सर नहीं लेना चाहती। आप आराम से रहिए इस घर में, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा। माँ बाबूजी ने मुझे अपनी बेटी कहा है और इस घर में मैं सिर्फ उनकी बेटी होने की हैसियत से रहूँगी, आपकी पत्नी होने की हैसियत से नहीं। ऋषभ अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा था, लेकिन कुछ जख्मों के घाव समय के साथ ही भरते हैं, उनकी कोई दवा नहीं होती। हो सकता है समय के साथ शालिनी ऋषभ को माफ़ भी कर दे, लेकिन अभी तो उसने ऋषभ से किनारा कर लिया था।